और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी यूपी की राजनीति की नब्ज को बहुत करीबी से और गहराई से समझने वाले राजीव रंजन। तो राजीव, एक बार फिर बात वहीं यूपी की 10 सीटों को लेकर, और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी राजीव, मौजूदा स्थिति, क्योंकि बीजेपी अपने सब दांव लगा रही है। खुद मैदान में योगी आदित्यनाथ जो नाक का सवाल, जो 2 सीटें बनी हुई है, खासतौर से मिल्कीपुर, उसकी कमान वो संभाले हुए हैं। उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं कहा जाएगा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजे आए। उधर मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को प्रत्याशी बना चुकी है समाजवादी पार्टी, मायावती की एंट्री हो चुकी है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला किस तरह से आप देख रहे हैं? कौन आगे कौन पीछे, किसके लिए सरदर्द है यूपी की 10 सीटें? देखिए, मायावती की सक्रियता तो आपने देखी, और इन चुनाव से पहले आमतौर पर उपचुनाव में बीएसपी अपने को दूर रखती थी, लेकिन जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आए हैं, और खास करके लोकसभा चुनाव के बाद मायावती अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने में, उसको धार और ताकत देने में फिर से जुटी हुई है। और उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। 10 सीटों पर मुझे लगता है कि वो उम्मीदवार घोषित भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये 10 सीटें यूपी विधानसभा के उपचुनाव इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पहले स्थान पर पहुंची, जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से जो मतभेद की खबरें सतह पे आने लगी, जो दरार की खबरें सतह पे आने लगी, लखनऊ से दिल्ली तक जो आपने देखा दौरे हुए, सारी बयानबाजियां, सारी बातें हुई, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया उत्तर प्रदेश के विधानसभा 10 सीटों पर उपचुनाव के। अच्छा, 10 सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव पहले कभी हुए हो, मुझे अभी हाल में याद नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मिल्कीपुर और कटहरी को मुख्यमंत्री ने खुद अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। दूसरी तरफ से फूलपुर, जहाँ से कभी सांसद थे केशव प्रसाद मौर्य, उस सीट से सांसद थे, उस सीट पर वहाँ की जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, उसका प्रभार उनको एक तरह से दिया गया है। तो विधानसभा उपचुनाव फूलपुर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, ये सब चीज़ें तो मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मामला भी समझ में आएगा। और दूसरी तरफ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं, जैसे अगर आपको मैं बताऊं, मीरापुर सीट जो मुजफ्फरनगर की है, वहाँ से जो विधायक थे वो आरएलडी से थे, और आरएलडी से तब थे जब सपा का गठबंधन था, और वहाँ 1 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटी के वोट्स हैं। और सपा के गठबंधन से चंदन चौहान जीते, उनकी अपने एक इलाके में पकड़ भी है, फिर वो लोकसभा का चुनाव आपको पता है बिजनौर से जीत गए। तो अब उनके बाद आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, उस सीट पर अपना दावा ठोकेगी, बीजेपी उसको देगी या उसको दूसरे सीट, मुझे जो जानकारी है भारतीय जनता पार्टी दूसरे सीट पर उनको शिफ्ट करना चाहती है। और इसी तरह से संजय पासवान, माफ़ कीजिए, संजय निषाद की जो पार्टी है, मझवा की जो सीट है, मिर्जापुर की मझवा सीट की, वो उनके सिंबल पर विधायक जीता था। वही विधायक अब सांसद बन चुके हैं। अब उनकी सीट पर उनको सिंबल मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी उनको सिंबल नहीं देगी? 10 सीट पर अपने सिंबल पर कैंडिडेट लड़ाएगी। अभी एनडीए के भीतर भी इस बात पर विचार होना है। दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस जो गठबंधन है, निश्चित तौर पर इन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों की डिमांड समाजवादी पार्टी से करेगी। मुझे लगता है गाजियाबाद सीट जो शहर की सीट है, उसी सीट पर विचार कर सकती है समाजवादी पार्टी, या एक आध और सीटें। लेकिन जहां तक करैल की बात है, समाजवादी पार्टी का वो मजबूत गढ़ है। जहां तक संभल की जो सीट है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी का है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी यहाँ मीरापुर की सीट भी देगी। तो अभी कांग्रेस और सपा में भी गठबंधन को लेकर के होगा। और तीसरी तरफ ये है कि चंद्रशेखर भी इन 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। तो ये बहुत ही रोचक और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। इंतज़ार सिर्फ चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान का है।
बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी उपचुनावों को लेकर इतनी सरगर्मियां नहीं देखी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पूरी तरह से स्थिति को बदल दिया है।